हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। दिस इज संभव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। कल जैसा कि ये हमारा क्लास जो ज्योग्राफी पे स्टार्ट हुआ है, कल मैंने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पहला पार्ट कराया हुआ है, जिसमें रिसोर्सेज का डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो रिसोर्सेज के डेफिनेशन में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया हुआ था, एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट which is either technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। फिर उसका क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया हुआ था, जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में था, और एक ह्यूमन बेस पे रिसोर्स पे किया हुआ था। उसके बाद भी उसका फर्दर सब क्लासिफिकेशन हम लोगों ने बात किया हुआ था, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन था, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप था, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी था। वो सभी कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से उस चीज़ पे डिस्कस कर लिया है। उसके फर्दर आज प्रोसीड करने वाले हैं। अगर किसी ने कल का वीडियो नहीं देखा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य क्लासेस पे ये अपलोडेड है और आप जाके फर्दर पीछे देख सकते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले आज का हम आपको बता देंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड, कि हम लोग जो रिसोर्स के बारे में पढ़े हैं और रिसोर्स के कंजर्वेशन के बारे में पढ़े हैं। एक्चुअली हम आपको बताएं, पूरा का पूरा जो 10th का बुक है वो रिसोर्सेज के बारे में ही है और रिसोर्स के कंजर्वेशन के बारे में ही है। तो हम लोगों ने रिसोर्सेज का बेसिक डेफिनेशन देख लिया है और उसके आगे फर्दर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आज। तो आइए बढ़ते हैं। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो ये डेवलपमेंट को आप इस डेवलपमेंट को आप एक मिनट। तो इस डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डेवलपमेंट बेसिकली कुछ नहीं है, कंजर्वेशन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उससे पहले हम लोग को ये जानने का जरूरत होता है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों करना जरूरी है। तो चलिए आइए पहले उस पर बात कर लेते हैं भाई, कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों जरूरी है। तो इसलिए जरूरी है क्योंकि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फाइंग ऑफ द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल, ठीक है। पहला पॉइंट ये हुआ, accumulation of resources in few hand which in turn divide the society into the segment of have and have nots। Indiscriminate exploitation of the resources has led to the global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। तो ये जो इसका जो भी हम लोग इसका बेस पढ़ रहे हैं, जो भी इसका कारण पढ़ रहे हैं, जो भी इसका रीजन पढ़ रहे हैं, रीजन में आप देख रहे हैं कि जो भी ये है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल। आप लोग को तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता ही होगा। हिस्ट्री में आप लोग को बताना चाहेंगे कि आपको पता होगा कि जो ब्रिटिश राज था वो हमारे यहाँ प्लांटेशन फार्मिंग स्टार्ट किया हुआ था। प्लांटेशन फार्मिंग में टिक फार्मिंग, साल फार्मिंग, देवदार फार्मिंग, पाइन फार्मिंग, इंडिगो फार्मिंग, ये सब जो स्टार्ट किया हुआ था डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज में, तो ये सब किस चीज़ के लिए था? ये तो मतलब इंडिविजुअली पर्टिकुलरली उन्हीं लोग के लिए था, ब्रिटिश राज वालों के लिए। और इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हमारे ट्राइबल्स को, हमारे फार्मर्स को झेलना पड़ा था। तो अगर जो टिम्बर का प्लांटेशन उन लोगों ने किया हुआ था, तो टिम्बर के प्लांटेशन से वो लोग करते क्या थे? टिम्बर के प्लांटेशन से जो भी रेलवे ट्रैक लगाना होता था वो लोग रेलवे ट्रैक को लगाते थे। और इंडिगो फार्मिंग से क्या करते थे? जो भी उन लोगों का डाइंग पर्सपेक्टिव से, जो डाई के पर्सपेक्टिव से वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, वो इंडिगो प्लांटेशन यहाँ पे करवाते थे, जो कि आप चंपारण सत्याग्रह के बारे में सुना ही होगा, जो कि महात्मा गांधी यहाँ पे आए हुए थे। तो ये हो गया, ये तो पर्टिकुलरली उन्हीं के ग्रीड पे डिपेंड करता था। और आगे के बाद बात है अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड which in turn divide the society into the two segment have and have nots, और rich और poor। सिंपल सी बात है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो हमारे देश का वेल्थ है वो एक्यूमुलेटेड है ओनली 1% ऑफ द पीपल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो ये आप लोग को तो जनरली सी बात समझ से, अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा तो अमीर और अमीर होते जाएंगे और गरीब होते जाएंगे। और तीसरा है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल crisis such as
ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अगर मान लीजिए कोल माइनिंग कर रहे हैं, हम लोग कोल माइनिंग कर रहे हैं, कोल माइनिंग में अगर कोई स्मगलिंग कर रहा है, स्मगलिंग इज नथिंग नथिंग बट स्मगलिंग को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें आपसे तो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल बोल सकते हैं, पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कोल का अगर इलीगल माइनिंग होगा, इलीगल माइनिंग करवा के हम लोग का एक जो प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू है कि कितना कोल हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है कोल माइन से, उससे ज़्यादा कोल होगा, लोग चोरी से उसको बेचेंगे, चोरी से बेचेंगे तो फिर से जलाया जाएगा तो जो भी कोल से ग्लोबल वार्मिंग होगा उसका कॉन्सिक्वेंट सबको देखना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग रीजन पे बात कर लिए, हम लोग देख लिए कि रिसोर्सेज का जो कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेज का जो प्रभुत्व आ गया था, जो सुप्रीमेसी वो लोग अटेन कर लिए थे रिसोर्सेज को लेके, उसके लिए हम भी तो कुछ करेंगे भाई। हमारा इंडिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में रिसोर्स प्लानिंग तो होना ही चाहिए। तो चलिए रिसोर्स प्लानिंग पे बात करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग देखेंगे। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेसेस। हम लोग रिसोर्स प्लानिंग में फॉलोइंग प्रोसेसेस हैं जो कि हम लोग बात कर रहे हैं। टू आइडेंटिफाई एंड मेक लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्स अक्रॉस द कंट्री बाय सर्वेइंग एंड मैपिंग। और एक दूसरा पॉइंट है टू फ्रेम द प्लानिंग स्ट्रक्चर विद द एस्टिमेट ऑफ द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल सेट एंड इंस्टीट्यूशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर हार्नेसिंग दिस रिसोर्सेज। ये बेसिकली हम लोग कंजर्वेशन ऑफ जो रिसोर्सेज करेंगे वो बेसिकली 2 पॉइंट में करेंगे। सबसे पहले मैपिंग करेंगे, सर्वे करेंगे, कहाँ पे रिसोर्सेज है जहाँ पे, उसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन लेके आया जाए जो उसको हार्नेस करेगा, जो उसको निकालेगा, जिसके पास कितना स्किल हो, जो उस काम में जिसको एक्सपीरियंस हासिल हो, और कितना निकालना है, कौन से टेक्नोलॉजी का यूज करना है उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो ये हमारा रिसोर्सेज प्लानिंग का बेस बनेगा। पहले हम लोग को मैपिंग करना है, फिर सर्वे करना है, सर्वे करके मैपिंग करना है। मान लीजिए अगर हमको रिसोर्सेज का पता चलेगा, रिसोर्सेज का पता चलता है कहीं भी भारत में, मान लीजिए हमको कहीं गुजरात में हमको ऑयल रिजर्व मिल गया, सबसे पहले जाएंगे उसका सर्वे करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पर ऑयल रिजर्व है कि नहीं, फिर देखेंगे, फिर वहाँ पे जाएंगे उसका मैपिंग करेंगे, फिर जो इंस्टीट्यूशन उसको हार्नेस करता है, जो इंस्टीट्यूशन उसको एक्सट्रैक्ट करता है, उससे बात करेंगे क्या टेक्नोलॉजी होना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ को वापस बाहर निकालने के लिए, उसका माइनिंग करने के लिए। ये सारे इशू इसमें है, ठीक है, ये वाला है। अब जैसा कि हम बताएं, पूरा का पूरा आपका 10th का जो ज्योग्राफी का बुक है वो रिसोर्सेज से भरा हुआ है। ये चैप्टर खत्म होगा, अगला चैप्टर जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से है, उससे अगला चैप्टर जो है वाटर रिसोर्सेज से है, उसके बाद एग्रीकल्चर रिसोर्स से है। तो ये पूरा का पूरा आपका जो 10th क्लास का बुक है पूरा का पूरा रिसोर्सेज एंड उसका कंजर्वेशन पे ही डिपेंडेंट है। पूरा का पूरा बुक आपको इसी चीज़ को डील करता हुआ मिलेगा। तो चलिए आइए लैंड रिसोर्स पे आज बात करते हैं। लैंड रिसोर्स among the most important natural resource is cover only about 30% of the total area of Earth's surface. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system. However, land is an asset of a finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for the various purposes with careful planning. ठीक है, तो अभी इसमें हम लोगों ने देखा कि जो भी लैंड है हमारा, वो अबाउट अगर 70% ओशियन है तो हमारा 30% लैंड है। अगर 30% लैंड है तो हमारे पास लिमिटेड एक्सटेंट में ये अवेलेबल है। अगर लिमिटेड एक्सटेंट में ये अवेलेबल है तो हमको यूटिलाइज भी इसको देख के करना पड़ेगा भाई। जितना आपके पास रिसोर्स होगा उसी के अकॉर्डिंग यूटिलाइज करेंगे। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, आपको जो भी चीज़ खरीदना होगा 100 रुपये के अकॉर्डिंग ही खरीदना पड़ेगा। तो आपका लैंड तो एकदम मतलब 30% पे ही फिक्स्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको कोई भी जो भी आपको ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन सिस्टम बनवाना है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना है,
जितना भी नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, जितना जो चीज़ को भी सस्टेन करना है इसी 30% लैंड सरफेस में करना है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर। तो रिलीफ फीचर हम आपको बता देते हैं। रिलीफ फीचर इज नथिंग बस बट इट इज अ टोपोग्राफी। तो प्लेन, माउंटेन एंड प्लेट्यू। प्लेन हो गया, माउंटेन हो गया और प्लेट्यू हो गया। तो जो हमारा लैंड है, इंडिया का टोटल लैंड है, उसमें से 43% प्लेन्स है। 43% प्लेन्स है, 30% माउंटेन है एंड 27% प्लेटू है। इसका तो डिस्कशन ये अभी आपके सिलेबस में है नहीं। प्लेन, माउंटेन्स एंड प्लेटू ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, एक रिलीफ फीचर है। तो आपको ये अभी समझने का जरूरत है नहीं कि माउंटेन्स क्या होता है, प्लेन क्या होता है, प्लेटू क्या होता है। जिसका जो भी आपको बेसिक डेफिनेशन से पता हो उतना काफ़ी है इस चीज़ के लिए। तो लैंड का यूटिलाइजेशन हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो लैंड की यूटिलाइजेशन में अभी आप लोग देखिएगा लैंड यूटिलाइज हम लोग कैसे कैसे कर रहे हैं। हमारे पास लिमिटेड 30% लैंड है पूरा वर्ल्ड में, और उस लैंड का यूटिलाइजेशन हम लोग किस किस तरीके से करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना। सबसे पहला फॉरेस्ट है। सबसे पहले आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट दिखेगा। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड कौन कौन सा है जिस पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। और उसका भी दो सब डिवीजन है, एक बैरन लैंड और वेस्ट लैंड। हम लोग हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज इज बिल्डिंग, रोड्स एंड फैक्ट्री जीटीसी। ये वाला ये हो गया, मतलब यहाँ पे तो जहाँ पे बिल्डिंग होगा, रोड होगा, फैक्ट्री होगा, वहाँ पे तो कल्टीवेशन हम लोग कर नहीं पाएंगे। और एक बैरन एंड वेस्ट लैंड में आप एरिड लिख सकते हैं, एरिड लैंड। और डेजर्ट आप लिख सकते हैं, एरिड लैंड एंड डेजर्ट हो गया आपका लिख आप। और एक और लैंड यूटिलाइजेशन में हम लोग देखेंगे तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड हो गया। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड एक हो गया। लैंड अंडर द मिसलिनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। ये वाला एक आपका हो गया। और कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर। एग्रीकल्चरल ईयर का आप इसमें बेसिक सी बात है। एग्रीकल्चरल ईयर में आप लोग ये ऐसे समझ सकते हैं एग्रीकल्चरल ईयर कि जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग कोई एक फील्ड है, यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ का कल्टीवेशन करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ कल्टीवेट किए हैं, और इसका सोन टाइम से जब सोइंग ऑफ सीड होगा, सोइंग ऑफ सीड से हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप तक, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप तक, ये वाला जो टाइम स्पैन रहेगा, सोइंग ऑफ सीड से हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप तक, इसको 1 एग्रीकल्चरल ईयर में माना जाता है। जैसे हम लोग बेसिकली मानते हैं एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ऐसा एग्रीकल्चरल ईयर में नहीं होता है। तो हम लोग इस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर। अब ये तो आपका बेसिक चीज़ समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं। करेंट फैलो लैंड है जो 1 और लेस देन 1 ईयर, 1 और लेस देन 1 ईयर से अनकल्टिवेटेड है। ठीक है, 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर से अनकल्टिवेटेड है, उसको करंट फैलो बोलते हैं। अदर देन करंट फैलो में जो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, जो 1 से 5 साल के बीच में जिस पे कल्टीवेशन नहीं हुआ हो, उसको अदर देन करंट फैलो बोलते हैं। नेट सोन एरिया आप डिस्कस कर लेते हैं। नेट सोन एरिया आपका एरिया सोन मोर देन वंस इन एन
एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। मतलब वही वाला बात है, एरिया सोन मोर देन वंस इन ए एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इन द इज नोन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ये एकदम बेसिक है, इसमें कुछ समझाने का जरूरत है नहीं। अब लैंड यूज पैटर्न पे हम लोग बात करते हैं आगे चल के। जो फॉरेस्ट कवर मतलब हमारे जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, इंडियन का जो एस्पिरेशन है, हमारे यहाँ 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन अभी 23.81% टोटल लैंड सरफेस एरिया का फॉरेस्ट है। जितना भी हमारा लैंड है उसका 23.81% हमारे पास फॉरेस्ट है, और प्रिस्क्राइब कितना है, प्रिस्क्राइब 33% है ओनली, ठीक है। और टोटल नेट सोन एरिया जो कि आपको पता है कि जितना वन एग्रीकल्चरल ईयर में जितनी बार हम लोग क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं और उसका हार्वेस्टिंग करते हैं, वो नेट सोन एरिया कहलाता है। नेट सोन एरिया में 46.24% ऑफ द टोटल अवेलेबल जो लैंड है उसका नेट सोन एरिया है। नेट सोन एरिया डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, वाइल इन पंजाब एंड हरियाणा द नेट सोन एरिया इज मोर देन 80% ऑफ द टोटल लैंड इन द स्टेट। यहाँ पे टोटल लैंड का मतलब है टोटल एग्रीकल्चरल लैंड, एंड इट इज लेस देन 10% इन द अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। 3.38% of the total land is used for grazing, while remaining lands are fallow and wasteland. इसका आप लोग देख लीजिए। जो फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री आपको बताया कि हमारा प्रिस्क्राइब जो है वो 33% पे 33% हमारा प्रिस्क्राइब है कि हमारे जितना भी लैंड है उसका टोटल 33% हमारे यहाँ फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ है 23.81%। जो टोटल नेट सोन एरिया है वो 46.24% है, और जो जितना भी हमारा नेट सोन एरिया होता है वो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। जैसे पंजाब हरियाणा में बेटर इरिगेशन फैसिलिटी है तो उनका जो नेट सोन एरिया है 80% है, और जो अरुणाचल प्रदेश है उसका नेट सोन एरिया 10% है, और 3.38% ऑफ द टोटल लैंड जो है वो हमारा ग्रेजिंग लैंड है। ये कुछ चार्ट पेपर है जिसमें दो टाइम स्पैन को कंपेयर किया गया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख सकते हैं, कुछ है नहीं खास देखने। जैसे आप देख लीजिए फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट जो है वो 1960 और 60 फॉरेस्ट का जो रिपोर्टिंग हुआ था वो 18.11% था, और अभी जो फॉरेस्ट बढ़ के 22.78% हो गया, और अभी हम लोग बात किए 24 के अराउंड हमारे पास फॉरेस्ट है। और जो हमारे यहाँ बैरेंट और अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड है वो 8.61% है, और इस समय जो 1961 में था वो 12.01%। तो एक बेसिक सा है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। और एक वेस्टलैंड हम लोग देख सकते हैं। चलिए वेस्टलैंड डिस्कस करते हैं। तो वेस्टलैंड होता है लैंड इज द लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज which include rocky, arid, desert area, road, railways, industry, etc. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measure to conserve and manage it has resulted in land degradation. इसमें इसका वही बेसिक है कि जो भी आपका नॉन एग्रीकल्चर यूजेज के लिए जो भी एरिड है, डेजर्ट है, रेलवे इंडस्ट्री के लिए जो भी लैंड लिया गया उसको वेस्टलैंड में आएगा। और कंटिन्यूअस जैसे कोई भी एक आपका कोई भी एक लैंड हो गया, आप उसमें क्रॉप रोटेशन नहीं कर रहे हैं, आप मिक्स क्रॉप, आप जो साइंटिफिकली जो प्रिस्क्राइब्ड जो इसका फार्मिंग का जो तरीका होता है उसको यूज नहीं करते हैं आप, तो ये क्या होता है कि लैंड बार बार पे यूज करने पे कंटिन्यूअस यूज करने पे इसका फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाता है, और ये लैंड वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो जाता है। और रीजन देख लेते हैं कि हमारा लैंड का डिग्रेडेशन कैसे हुआ था। लैंड का डिग्रेडेशन का जो पहला रीजन है mining it is the most important factor for the land degradation. The mining site are abandoned after excavation work is over. This excavation work leaves deep scars
and other material which degrades the soil. This is common in state like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha. As we know that कि हमारे जो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंस है। झारखंड जैसे कोयले के लिए फेमस है, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है उसको। तो कोयले के लिए हम लोग माइनिंग कर देते हैं। जो कोयले का जो भी डेन्यूडेटेड पार्टिकल होता है वो जब इन्वायरमेंट में एक्सपोज होता है उससे पोल्यूशन फैलता है और जो लैंड का प्रोडक्टिविटी होता है डिटेरियोरेट हो जाता है। ठीक है, बेसिक से यही बात है। और सेकेंड फैक्टर पे हम लोग बात करेंगे तो ओवर ग्रेजिंग है, वाटर लॉगिंग है और इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है? ओवर ग्रेजिंग में जितने भी ग्रासेज होते हैं, वो उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखे हुए रहते हैं। जो सॉइल का बाइंडिंग होता है जिससे सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। तो ओवर ग्रेजिंग को अगर हम लोग प्रिवेंट कर लेंगे तो हमारा जो लैंड है वो कंजर्व हो जाएगा। वाटर लॉजिंग से क्या होता है? अगर ओवर इरिगेशन कर देंगे किसी भी लैंड का तो उसकी सैलिनिटी और अल्कनिटी बढ़ जाती है और उसमें एक लीचिंग का भी प्रोसेस होता है। ऐसे कि लीचिंग आप लोग के सिलेबस में मेंशन नहीं है तो इसलिए लीचिंग हम पढ़ाएंगे नहीं आपको, क्योंकि हमको मानना है कि अपने आप को ओवर बर्डन मत कीजिए। नॉलेज के साथ साथ जो आपके बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि बोर्ड में आपको आएगा वहीं। झूठ मूठ का आप लोग को पीएचडी कर लेने से आपको बोर्ड में आपको मार्क्स नहीं आने वाले। और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वही बता दिए, वेस्ट लैंड में आ गया। अगर कोई लैंड प्रोडक्टिव है उस पर ले जाके हम लोग इंडस्ट्री बैठा देते हैं तो क्या वो प्रोडक्टिव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा प्रोडक्टिव, वो एक वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो पोल्यूशन इंडस्ट्री से रिलीज होगा वो एक अलग फैक्टर है अब हमारे क्लाइमेट के लिए। और डिफोरेस्टेशन है, इरोजन ऑफ लैंड बिकॉज ऑफ फ्लडिंग हो गया, एक्सेस इरीगेशन ऑफ लैंड हो गया। ये एक्सेस इरीगेशन ऑफ लैंड आपको डिस्कस किया हुआ था मैंने कि एक्सेस इरीगेशन होगा तो सैलिनिटी बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगा उस पर्टिकुलर लैंड का। जैसा कि हम लोग हरियाणा में देखते हैं, हरियाणा में ऐसा बहुत कहा जाता है कि वहाँ के जो लैंड का सैलिनिटी और अल्कनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पे जो मेंशन है कि माइनिंग एंड डिफोरेस्टेशन हैव डिटोरिएट द क्वालिटी ऑफ लैंड इन द छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा। ओवरग्रेजिंग वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन पंजाब एंड हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। एक्सेस इरीगेशन हैज रिजल्टेड इन द वाटर लॉगिंग लीडिंग टू द इंक्रीज सॉइल सैलिनिटी इन मेजर मेट्रोपोलिटन सिटी। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट मटेरियल बाहर आते हैं उसको इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट बोलते हैं। हैव डिग्रेडेड द लैंड। ये सब जो हमको पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग कुछ तरीका है कि इस लैंड डिग्रेडेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एफोरेस्टेशन करना पड़ेगा एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग करना पड़ेगा। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट करना पड़ेगा। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून बाय ग्रोइंग थ्रोनी बसेस। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। ये वाला देख लेंगे हम लोग। ये हमको अगर लैंड का डिटोरिएट हो रहा है, लैंड डिटोरिएट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? एफोरेस्टेशन करेंगे। एफोरेस्टेशन करने से क्या होगा? जो भी सॉइल का जो भी हमारा जो ट्री का रूट होता है वो सॉइल को बाइंड करके रहेगा और सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट। शेल्टर बेल्ट्स आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ये बेसिकली क्या होता है, आपको ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका आप कभी सुने होंगे कि जो अफ्रीका में जो सहारा ये डेजर्ट है का जो भी उसका बाउंड्री है, बाउंड्री पे 5 किलोमीटर विड्थ का एफोरेस्टेशन किया जा रहा है, जिससे कि जो एक्सटेंट है डेजर्ट का वो आगे नहीं बढ़ पाए और श्रिंक हो जाए। ये है स्टेबलाइजेशन। सैंड ड्यून्स का सैंड ब्लास्टिंग एक कंसेप्ट आता है। जो बहुत तेज हवा चलता है डेजर्ट में, जो सैंड्स होते हैं वो आके किसी पत्थर पे टकराते हैं, मशरूम रॉक का फॉर्मेशन होता है।
मशरूम रूट का फॉर्मेशन होता है, और सॉइल इरोजन होता है, रॉक इरोजन होता है, रॉक डेनुडेशन होता है, ये प्रोसेस हो गया। थ्रोनी बसेस को ग्रो करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। थ्रोनी बसेस कुछ नहीं होता है, बस डेजर्ट लैंड फॉर्म में होने वाला वेजिटेशन को कहते हैं हम, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड हम लोग कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज इज मोर अप्रोप्रिएट देन कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। तो जो हमारा इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है बाहर, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होना चाहिए। वो पानी कितना गर्म है, वो पानी को ठंडा करके किसी रिवर के सोर्स में डालना चाहिए। तो ये सब चीज़ था। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल।